सर हमारे साथ मनोज कुमार सिंह जुड़ गए हैं। उनका सवाल है आईएफबी इंडस्ट्रीज पर। इनकी खरीद का जो प्राइस है सर वो 1375 पर है और 45 शेयर्स इनके पास। पूछ रहे हैं क्या करें। 1375 पर इनकी खरीदी है। मैं मनोज जी को यही सलाह दूंगा। देखिए 1568 आ रहा है। आप इसमें एक जितने अगर आपके पास 20 शेयर है तो आधा 10 शेयर बुक कर लीजिए। 100 शेयर है तो आप 50 आधा जो क्वांटिटी है आप मुनाफा बिल्कुल बुक कर लीजिए। अच्छी खासी आपको तेजी ऑलरेडी देखने को मिल गई है। से हाई वॉल्यूम आज स्टॉक ने रिकवर करा है। अक्टूबर 2024 में जब ऐसी वॉल्यूम आई थी तो स्टॉक के बाद उसमें करेक्शन आया था। मैं यहाँ पर ये सलाह दूंगा कि 1565 1570 का लेवल आ रहा है स्टॉक में। अब शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, बकायदा इसमें बुक करिए। दूसरा बची हुई जो आधी क्वांटिटी रहेगी उसके लिए मैं आपको 1520 का स्टॉप लॉस दूंगा। जी सर। अगला व्यूअर है हमारे साथ अभिषेक झा जी। इनका सवाल है सर ओएनजीसी शेयर पर क्वांटिटी है इनके पास 118 की और इन्होंने खरीद रखा है 312 के भाव पर। कह रहे हैं कि शुड आई होल्ड और स्विच टू जेएसडब्ल्यू इंफ्रा और टाटा पावर एट द करेंट रेट। प्लीज़ बताएं सर। लंबी अवधि के निवेशक हैं सर, लंबी अवधि का नज़रिया आपसे जानना चाह रहे हैं। देखिए लंबे अवधि का नजरिया है तो ओएनजीसी भी मतलब अच्छा ही स्टॉक है। मुझे नहीं लगता कि फंडामेंटली या टेक्निकली ओएनजीसी टेक्निकली हो सकता है कि अभी कंसोलिडेट कर रहा है। साइडवेज रेंज है, इनकी खरीद ही काफी ऊपर की है और स्टॉक अभी 238 के लेवल पर आ रहा है। तो मैं यहाँ पर आपको सलाह दूंगा आप 231 का स्टॉप लॉस लगाइए। इसके साथ तकलीफ ये है कि स्टॉक में जब थोड़ी बहुत तेजी आती है हो सकता है गवर्नमेंट अपना स्टेक बेच दे या फिर गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी चेंज हो या फिर इंटरनेशनल कुछ ऐसा हो। तो स्टॉक में भाव के हिसाब से सिक्लिटैलिटी बनी रहती है। स्टॉक में कोई बुराई नहीं, अगर आपका नजरिया आने वाले 3 से 5 साल का है तो बिल्कुल बने रहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो 229 का एक स्टॉप लॉस लगा। अगर स्टॉक इसके नीचे जाता है तो और इसमें गिरावट हो सकती है। जहां तक कि इन्होंने दूसरे स्टॉक्स की बात करी है, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा और टाटा पावर, फिलहाल उनमें इतनी मुझे नहीं लगता तेजी देखने को मिलती है, क्योंकि जब निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है तो इंफ्रा और ये आपका टाटा पावर दोनों अभी मुझे रेंज में ही दिख रहे हैं। वरना दोनों में ऐसा कोई संकेत मिल रहा है कि इनमें अच्छा मोमेंटम है। तो आप ओएनजीसी होल्ड करिए जो आपको स्टॉप लॉस दिया उसके साथ। अगर आपका लंबा नजरिया भी तो मेरे ख्याल से ओएनजीसी होल्ड कर सकते हैं आने वाले 3 से 5 साल के हिसाब से। मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगा। सर अब ओएमसी स्टॉक की चर्चा हो रही है तो क्रूड ऑयल पर भी हम आपसे राय लेना चाहेंगे। देखिए सोमवार की बात की जाए तो कच्चे तेल की कीमतों में 5.1% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। ओपेक प्लस जो देश हैं उन्होंने प्रोडक्शन को है यानी आपूर्ति को बढ़ाने का ऐलान किया था। इसके अलावा सर रूस यूक्रेन वाला जो वॉर है वो भी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। बीच में ऐसी खबरें आ रही थी जब ट्रम्प साहब कहते हुए भी दिख रहे थे कि भाई आई विल निगोशिएट और मैं इस वॉर को ख़त्म कराता हुआ दिखूंगा। हालांकि उन्होंने इंडिया पाक वॉर को लेकर भी कहा कि देखिए इसमें सीज फायर जो लगा है उसके सबसे ज़्यादा जो श्रेय है वो मेरा है। असल इन तमाम खबरों को आप जोड़कर कैसे देख रहे हैं? क्रूड ऑयल की भी बात को 60 के आसपास था सर इसका निचला स्तर। हाँ जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से 54 से 55 के आसपास इसने जो बॉटम बनाया है जी। ये 2019 2020 का इसमें हम बोल सकते हैं टॉप है, जब हमने एक वैश्विक मंदी देखी थी और क्रूड काफी कुछ नीचे सिंगल डिजिट में चले गया था। तो ये वो लेवल पर ट्रेड कर रहा है, अब ऐतिहासिक लोस पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर मैं टेक्निकल बोलूँ, क्रूड ऑयल ओवरसोल्ड है। मुझे शॉर्ट टर्म में ऐसा लगता है कि क्रूड ऑयल 60 से 61 डॉलर के आसपास जो लेवल्स बनाया वहाँ पे काफी अच्छा एक बेस फॉर्मेशन हो सकता है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल में यहाँ से एक 10% की तेजी आ सकती है, टेक्निकल वो रहता है। लेकिन एज ए कमोडिटी मैं बोलता हूँ क्रूड ऑयल एक ओपेक को जो बोलते हैं जिसे हम वो कंट्रोल करता है। ओपेक हम बोल सकते हैं कार्टेल है। जब उनको लगता है कि उनकी अभी खपत बढ़ा रहे हैं मार्केट में, आप बोल सकते हैं कि अनसर्टेनिटी या जियोपॉलिटिकल की वजह से हम बोल सकते हैं कि डिमांड अभी कम हो, तो उसकी वजह से इसमें शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट रह सकता है। पर ओपेक इसको कंट्रोल करता है, इसके भाव उसके हिसाब से अपने कंट्रोल करता है, तो उनके लिए काफी इजी डिसीजन हो जाता है कि भाव में तेजी रखनी है या मत। पर टेक्निकली मुझे लगता है वो काफी लंबा नजरिया होगा, पर शॉर्ट टर्म में यहाँ पर मैं जरूर बोल सकता हूँ कि क्रूड ऑयल में 61 से 60 के आसपास एक अच्छा बॉटम है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, नेकलाइन इसकी कहीं ना कहीं 62.5 के ऊपर है। एक बार ये ब्रेक करता है तो वापस से इसमें हमको 10% की तेजी देखने को मिल सकती है और उसका इम्पैक्ट हमको ओएमसीज पे भी देखने को मिलेगा। शर्मा सर नेक्स्ट स्टॉक है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। अब ब्लॉक डील होती हुई दिख रही है, 731 करोड़ की ये डील हुई है। हुंडई मोटर का नाम आ रहा है सर। 7% स्टॉक टूटा है लगातार इसमें सर। डाउनवर्ड टेरिटरी देखने को मिल रहा है ओला इलेक्ट्रिक में सर। क्या सलाह होगी सर, कैसा लग रहा है चार्ट्स पर सर? क्या और गिरावट गहराती हुई नजर आएगी?
नहीं, बिल्कुल विशाल जी, हमने मनी नाइन के माध्यम से ही आज से मेरे ख्याल से 2 से 3 महीने पहले, जब ये स्टॉक काफी कुछ 104 से लेकर 90 की रेंज पर था, तब भी हमने बोला था कि बहुत जब आपके पास देखिए, ऑटोमोबाइल में आफ्टर सेल्स जो होता है वो काफी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है, काफी कुछ अर्निंग्स के लिए। जब कंपनी के पास विजन है पर उसको बैक करने के लिए उसके पास उसकी, आप बोल सकते हैं, टीम ही नहीं है, तो वो ओला इलेक्ट्रिक के प्राइस में भी दिखा, अच्छी खासी लिस्टिंग हुई 90 से 95 के लेवल पे भी। मैंने कहा था कि ये स्टॉक में और गिरावट आएगी। आज स्टॉक मेरे ख्याल से 50 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, इसमें और गिरावट आ सकती है। एक बार ये स्टॉक आप मानिए कि नीचे में वापस से 45 के नीचे गया तो स्टॉक में और गिरावट आ सकती है। हो सकता है कि हुंडई ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया हो और कंपनी को कोशिश कर रही हो सांस देने की, पर ये काफी लंबा एक आप बोल सकते हैं कि प्ले आउट होगा। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि ओला इलेक्ट्रिक अभी भी बियरिश है, और नीचे में वापस से इसमें हमको यहाँ करंट लेवल से एक 10% की गिरावट देखने को मिल सकती है, और 45 का अगर लेवल टूटता है और फिर इसका बियरिश जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा। सर, ओला इलेक्ट्रिक की बात हो रही थी, ईवी पॉलिसी पर भी आपका राय लेना चाहेंगे। सर, कल खबर आई कि भारत सरकार ने नई ईवी पॉलिसी को लागू कर दिया है, उसके लिए गाइडलाइंस जारी की है। कहा जा रहा है कि 5 साल के लिए 15% का कस्टम ड्यूटी पर इंपोर्ट को मंजूरी दी गई है। सर, इस खबर को भी आप कैसे देख रहे हैं? और इसी से अगला सवाल मेरा ये जुड़ा हुआ है सर, कि तमाम जो हमारी घरेलू कंपनियां हैं, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गई, मारुति सुजुकी हो गई, टीवीएस मोटर्स, बजाज, तमाम जो इस लिस्ट में आप ओला इलेक्ट्रिक को भी यानी एथर को भी डाल सकते हैं। सर, इन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर, कहा जा रहा है कि टेस्ला और जैसे बीवाईडी जैसी जो कंपनियां हैं वो अब भारत में आती हुई दिखेंगी, तो क्या कंपटीशन बढ़ेगा? कंपटीशन बढ़ेगा तो इन कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा सर? मेरे ख्याल से सबसे पहले जो इसका फायदा जाएगा वो महिंद्रा एंड महिंद्रा टाटा मोटर्स को ही जाएगा, क्योंकि ये सेक्टर के लीडर है ईवी स्पेस में। जी। तो हो सकता है ग्लोबल कंपटीशन आने वाले 5 से 10 साल के लैंडस्केप में चेंज कर दे, पर इसका जो सबसे बेनिफिशियल फैक्टर रहेगा वो डोमेस्टिक मार्केट के लिए इसके जो की प्लेयर्स है, जिनकी अभी फिलहाल मार्केट शेयर अच्छा है, उनके लिए रहेगा। तो यहाँ पर अगर ईवी स्पेस में बात करूं मध्यम से लंबी अवधि के लिए, तो मुझे लगता है अभी भी टाटा मोटर्स और महिंद्रा महिंद्रा इस पर्टिकुलर स्पेस में सबसे फेवरेबल पिक बनकर निकल सकते हैं। और शॉर्ट टर्म में हाँ, पॉलिसी चेंज आप बोल सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट रह सकता है। हो सकता है ग्लोबल प्लेयर्स के लिए इजी हो, पर इंडिया एक अलग लैंडस्केप है, इसमें एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ईवी के लिए, चार्जिंग स्टेशन से लेकर अंत तक। मुझे लगता है कि वो महिंद्रा एंड महिंद्रा टाटा मोटर्स ज्यादा अच्छा समझते हैं एज कंपेयर, जब मैं बोलूं कि टेस्ला भारत आकर वो करे या फिर बीवाईडी भारत आकर उतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, तो जी। उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और सिंपल टर्म में देखें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा टाटा मोटर्स सबसे अच्छे प्लेयर्स है इस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए और मार्केट शेयर गेन करने के लिए। तो अगर ईवी स्पेस में किसी को लंबा नजरिया के हिसाब से देखना है, उसमें भी मैं सजेस्ट करूंगा टाटा मोटर्स और महिंद्रा महिंद्रा फेवरेबल रहेंगे, और उसमें अच्छी ट्रैक्शन देखने को मिलेगी सिर्फ ईवी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी सर। नेक्स्ट व्यूअर को जोड़ते हैं सर। सोनी कुमारी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इनका सवाल है आईओबी पर 60 रुपए की खरीद है सर, पूछ रहे हैं क्या करें? देखिए, आयोग ही एक ऐसा है जिसमें मुझे लगता है इसमें विशाल जी अभी भी काफी कुछ आप बोल सकते हैं कि बेरिशनेस बनी रहेगी, क्योंकि पीएसयू बैंक में बात करूं तो उसमें हमको एक ट्रैक्शन देखने को तो मिलता है, अच्छी तेजी भी आती है, पर उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट आप बोल सकते हैं फेवर जाता है वो जाता है पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा। इन तीनों शेयर्स पे ज्यादा फेवर करता है जब भी तेजी आती है, और पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात कर रहा हूं यहाँ पे। तो आयो भी मुझे लगता है कि फिलहाल के लेवल पर अच्छी तेजी आ गई है, आपकी 60 के रुपए की खरीदी है। मुझे लगता है एक बार और इसमें 44 तक की एक बार तेजी बने तो बनेगी, क्योंकि उसमें ओवरहेड रेजिस्टेंसेस बहुत सारे बिकवाली के ऐसे भाव है जहां पर इसमें रेजिस्टेंस आएगा। 46 से लेके 45 का ऐसा जोन है जिसमें मुझे लगता है कि वापस से हमको बिकवाली देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको एक स्टॉप लॉस दूंगा, अगर स्टॉप आप शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो आप 39.6 का स्टॉप लॉस लगा, अगर ये हिट होता है तो इसमें से निकले तो बेहतर है।
ओके सर। सर अब कोविड केसेस पर भी बात कर लेते हैं सर। कहा जा रहा है कि भारत में कोविड के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और ये जो टोटल केसेस की जो संख्या है वो बढ़कर 4,000 होती हुई नज़र आ रही है। कोविड मामलों की संख्या लगातार, जैसे देखिए कल से अगर हम लोग कंपेटिटिव एनालिसिस करें सर तो 3,758 से बढ़कर 3,961 थी। कोविड से मरने वाले लोगों की भी संख्या में बढ़ोतरी हुई है, 28 लोगों की मृत्यु हो गई है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा कहा जा रहा है कि 82 नए मामले हैं, कुल संख्या वहाँ पर जो है 280 के आसपास है। अब ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है सर मार्केट्स को ड्राइव करने में। हालांकि तमाम तरह के जो पॉजिटिव फैक्टर्स उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन कोविड वाला जो फैक्टर है सर उस पर आपसे राय लेना चाहेंगे। तो जियो पॉलिटिकल टेंशंस हो गया सर, रूस यूक्रेन वॉर की वजह से जो कहा जा रहा था कि पहले जो है पटरी पर आती हुई बातचीत चल रही थी वो डिरेल होती हुई नजर आई। उसके बाद अब देखिए कोविड केसेस, हाउ ये कैसे इफेक्ट डालेगा सर? देखिए बहुत कुछ हो रहा है एक ही समय पर विशाल जी, मेरे ख्याल से यहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है। ट्रम्प कुछ ना कुछ बयान दे देते हैं सुबह उठ के, और उसकी वजह से यूक्रेन और रशिया का एक अलग पिछले कुछ सालों से चल रहा है। उसके अलावा देखें तो अब कोविड एक नई चीज है। पर यहाँ पर मैं निवेशकों को ये बताऊंगा, अगर सिर्फ कोविड को अगर देखें तो जब 2020 की गिरावट हुई थी तो सबसे खराब दिन जो मार्केट के होते हैं वो हमने पिछले, जब कोविड में क्रैश देखा था, मार्केट गिरा था, तो वो ज्यादा से ज्यादा 22 दिन का एक ऐसा, 22 से 25 दिन का एक ऐसा पीरियड था जी जब सबसे ज्यादा हमको गिरावट देखने को मिली थी। उसके बाद जो मार्केट ने रिटर्न्स दिए थे वो सबसे अच्छा देते। तो सर। ये जो कोविड की न्यूज है, हो सकता है कि अभी डेवलप हो रही हो, अभी भी मुझे नहीं लगता कि इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट आएगा मार्केट में एज कंपेयर टू ये ग्लोबल टेरिफ वॉर्स और इनका जो आ रहा है, उसकी जी वजह से वोलैटिलिटी आ सकती है। पर कोविड का जो अभी न्यूज है काफी नई है, काफी डेवलपमेंट हो सकता है इसमें, पर उस पर एक नजर रखेंगे। मुझे नहीं लगता कि उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में हो। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ पर निवेशकों को यही बताऊं कि अगर मार्केट में कोई गिरावट आती है सिर्फ न्यूज के बेसिस पे, तो वो काफी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम अच्छा है। मार्केट में अच्छी बाइंग मोमेंटम हमने पिछले 3 से 6 महीने में देखा है। तो अपॉर्चुनिटी उसको एज ए यूज करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी सर। अगले सवाल पर चलते हैं सर। सोनी जी का ही सवाल है। टेक्स इंफ्रा इनका नेक्स्ट स्टॉक है, 100 रुपीज़ की खरीद है, क्या करें पूछ रही हैं। टेक्स मैप में इंफ्रा विशाल जी, जी है ना? जी सर। देखिए आपकी कॉस्ट के आसपास ही चल रहा है, स्टॉक साइडवेज है। इंफ्रा स्पेस में जो कंसोलिडेशन 2000 आप बोल सकते हैं 23 दिसंबर 2000, मतलब 2 दिसंबर 2023 से जो हुआ था, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि इसमें अभी भी कंसोलिडेशन रहेगा। ऊपर में 105 एक ऐसा लेवल्स है जहां पर इसमें एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। नीचे में मुझे लगता है कि स्टॉक ने 2024 से 90 का एक ऐसा स्तर है जिसको बार बार छुआ है और वहां से तेजी देखने को मिली है। और कंपनी जो है काफी कुछ, इसका जो बिजनेस है इंफ्रा के हिसाब से आप बोल सकते हैं कि हाइड्रो पावर जनरेशन, रियल एस्टेट, और काफी एक डाइवर्स बिजनेस है। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें फिलहाल तो कोई तेजी नहीं है। एक बार स्टॉक 107 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो टेक्निकली इसमें मैं बोल सकता हूँ कि इसमें थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। फिर हम इसमें ऊपर में 125 से 130 के स्तर देख सकते हैं। नीचे में मैं इनको सलाह दूंगा 88 और सेफर साइड स्टॉप लॉस लगाकर इसको होल्ड कर। सर आगे बढ़ते हैं सर। दीपक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनका प्रश्न है कि लंबी अवधि में उग्रो कैपिटल कैसा लगेगा सर? 170 शेयर्स हैं, खरीद का भाव है 200 रुपये। और दूसरा सवाल अडानी ग्रीन पर है सर, 30 शेयर्स हैं इनके पास, खरीद का भाव है 1007। जी, अदानी ग्रीन पहले बता मेरे दीजिए ख्याल से देखिए अभी, विशाल जी, अदानी ग्रीन मैं पहले बता देता हूँ सर। और फिर उग्रो कैपिटल बता देता हूँ। अदानी ग्रीन में देखिए मैं टेक्निकली बताऊंगा, मुझे नहीं लगता कि इसमें फंडामेंटली ऐसा कुछ है जो मैं शायद ज्यादा बेहतर बता पाऊँ। पर मुझे लगता है कि स्टॉक अभी भी साइडवेज है। 1040 का ऐसा स्तर है जहां से अगर स्टॉक में एक बाइंग मोमेंटम बनता है, 1040 के ऊपर क्लोज होता है, तो इसमें एक शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है तेजी बन सकती है जो स्टॉक को 1200 के स्तर तक के लेकर जा सकती है। पर वो काफी शॉर्ट टर्म नजरिया है, यहाँ से मैं बिल्कुल बुलिश नहीं हो रहा हूँ। तो ये एक शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा नजरिया, और नीचे में मुझे लगता है कि 960 का अच्छा स्टॉप लॉस है। दूसरा इनका सवाल था उग्रो कैपिटल पे।
जी सर। कुग्रो कैपिटल मुझे लगता है कि अंडर परफॉर्म रहा है। एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी जब हमको 160 के स्तर से स्टॉक में ऊपर में 300 तक की तेजी आई थी, पर अब वापस से वैसी तेजी देखना मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल हो सकता है। स्टॉक में काफी कुछ एक साइडवेज रेंज बनी हुई है, स्टॉक में स्प्लिट भी एक ड्यू है, पर यहाँ पर जब तक के स्टॉक 200 के स्तर के नीचे है मुझे लगता है कि स्टॉक में कमजोरी रह सकती है। 200 के स्तर के ऊपर जाता है तो फिर हम इसमें हो सकता है कि बेलू पर हम तब इसको वापस से एक बार एनालिसिस करेंगे, पर जब तक के 200 के नीचे मुझे लगता है कि इसमें बिकवाली का प्रेशर रह सकता है। ओके सर। मनोज सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोना कॉम्स पर इनका सवाल है। 532 करोड़ रुपए की खरीद है और 97 शेयर्स हैं इनके पास सर। पूछ रहे हैं क्या करें। 532 की खरीद है और देखिए मेरे ख्याल से इसमें एक जो शॉर्ट टर्म में पैटर्न बन रहा है, हम बोल सकते हैं कि कंसोलिडेशन है अच्छी खासी। लो से स्टॉक ने ऑलमोस्ट 25% की एक तेजी दिखाई है, जो इसने 410 420 के आसपास करा था। स्टॉक अपने शॉर्ट टर्म 20 ईएमए के ऊपर है। जब तक कि स्टॉक 520 के ऊपर है मुझे लगता है कि इसमें तेजी बनी रहेगी, और ऊपर में 560 से 565 के स्तर देख सकते हैं। नीचे में स्टॉप लॉस रहेगा 520 का। ओके सर। सर बैंकिंग स्टॉक्स फोकस में है। शर्मा सर अजय पांचाल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछ रहे हैं कि सर कोटक बैंक कैसा रहेगा करंट भाव पर, अगर खरीदने की सलाह होगी तो आपकी क्या सलाह है सर, खरीदें या वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी बेहतर होगी। नहीं नहीं, बिल्कुल मेरे ख्याल से कोटक बैंक अच्छा है, आउट परफॉर्मर है। मेरे ख्याल से 1700 से 1800 के स्तर से इसमें जो तेजी आई है काफी अच्छी रही है। स्टॉक अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई के पास है, तो ये एक हम बोल सकते हैं कि पार्ट एंड पार्सल है, जो एक नॉर्मल हम देखते हैं स्टॉक में अच्छी तेजी आती है फिर वो कंसोलिडेट करता है। कोटक बैंक अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो 2000 के आसपास भी अच्छा है, और अगर इसमें 1950 तक की गिरावट होती है तो भी अच्छा है। मुझे लगता है कि कोटक बैंक ने ऑलमोस्ट एक 3 से 4 साल के कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया है। ये बहुत सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होता है विशाल जी, जब भी स्टॉक में अच्छी तेजी हम लंबी अवधि के लिए देखने को लगता है, भले ही हम भारतीय एयरटेल की बात करें या उसके अलावा हम डीएलएफ की बात करें या दूसरे स्टॉक की। तो यहाँ पर कोटक बैंक भी मुझे लगता है कि सेम कैरेक्टरिस्टिक डिस्प्ले कर रहा है। 1950 तक के स्टॉक में अच्छी सपोर्ट है। ये लंबी अवधि के हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में जरूर होनी चाहिए। सर बैंकिंग स्टॉक्स की बात हो रही तो यस बैंक के शेयरों पर भी आपसे राय लेना चाहेंगे सर। देखिए लगातार 3 दिन से इस शेयर में ना तेजी देखने को मिल रही थी, लेकिन आज जो है तगड़ी पिटाई देखने को मिल रही है। 7 साढ़े 7% से ज़्यादा टूट चुका है शेयर। 21 रुपये 50 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। और खबर ये आ रही है सर कि ये गिरावट जो है ब्लॉक डील की खबरों की वजह से है। कहा जा रहा है कि फंड जुटाने पर विचार हो रहा है, इसलिए बोर्ड मीटिंग की वजह से ये एक्शन देखने को मिल रहा है। अब देखिए 21-27 के आसपास ट्रेड कर रहा है सर। तगड़ी पिटाई पड़ रही है इस बैंक पर, क्या सलाह होगी सर। नहीं, मैं इसको अवॉइड ही करता हूँ विशाल जी। देखिए जी। कोटक बैंक और जेपी पावर और आइडिया ये ऐसे स्टॉक है जो रिटेल की निगाह में ज्यादा रहते हैं। सिंपल सी बात है, क्योंकि स्टॉक सस्ते हैं और वहां पर एक जो उनका रिस्क एस्पेक्ट है वो अच्छा हो जाता है कि जाने को तो 20 रुपए है, 20 रुपए सर। से ऊपर चला तो फिर आसमान है। पर यहाँ पर ये जरूर मैं बताऊंगा निवेशकों को, आपके दर्शकों को, कि जब हम कोटक सॉरी यस बैंक आइडिया जैसे स्टॉक में निवेश करते हैं ये सोचकर कि वो यहाँ से एक अच्छी तेजी देंगे, तो हम यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है मार्केट में। उसी दौरान मार्केट में बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जिन्होंने काफी अच्छा रिटर्न दे दिया हो, 20 से 30% की तेजी दे देते हैं। डीएलएफ देखिए आप, 700 रुपए से 800 आ गया, या दूसरा आप स्टॉक्स देख सकते हैं, इटर्नल देख सकते हैं जो 190 100 200 के लेवल से 240 आ गए। तो ये यस बैंक पे मैं बताऊंगा कि इवेंट ड्रिवन रहता है, पहली बात। और इसमें जब तक कि ये चलते रहेगा, जब तक कि इसमें हम बोल सकते हैं कि ऊपर में रेजिस्टेंसेस बहुत सारे हैं, 27 के स्तर पर है, फिर 35 पे, और इसमें फिर पुराने पापी भी बहुत बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत पहले के फंसे हैं। जी। तो ये स्टॉक में अगर तेजी आती है तो आप मान कर चलिए 1 से 2 दिन, मैक्सिमम तीसरा दिन, उसके बाद इनमें करेक्शन आना ही है, क्योंकि ये न्यूज ड्रिवन है और होप ड्रिवन रहता है। तो जब तक कि होप है मार्केट में तो वो तेजी सस्टेन नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर ऐसे न्यूज में आपको न्यूज भी मिले कि बैंक, जापान के बैंक ने इसमें निवेश कर दिया, ये कंपनी रुपए जुटा रही है, तो आप इनको थोड़ा अवॉइड करें। 1 2 दिन की तेजी हो सकती है, पर इसमें मेरे ख्याल से आप ट्रैप ही होंगे लंबी अवधि में, और आपकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जहां पर आप पैसा बन सकता है वो आप मिस ही करेंगे।
चलिए सर, एक नेक्स्ट स्टॉक है, वो भी रिटेलर्स का पसंदीदा स्टॉक है, रिटेलर्स की होल्डिंग सबसे ज़्यादा है। अब वोडाफोन आइडिया की मैं बात कर रहा हूँ सर, उसके रिलेटेड एक खबर है कि टैरिफ बढ़ाने के लिए संकेत दिया गया है। सीईओ साहब ने कहा है कि एंट्री लेवल टैरिफ अब सही स्तर पर पहुँच चुका है, ज़्यादा डेटा यूजर्स पर चार्ज बढ़ाया जा सकता है। क्वार्टर 4 में कंपनी का जो आरपू है वो 175 रुपीज़ के आसपास था, और फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी का कहना है कि 6,000 करोड़ रुपए का कैपेक्स प्लान है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की प्लानिंग है। वोडाफोन आइडिया का भी शेयर सर फोकस में रहता है। देखिए इसमें भी डेंट पड़ता हुआ दिख रहा है सर, हालांकि इसके पीछे की कहानी जो है एजीआर और तमाम तरह के सुप्रीम कोर्ट और सरकार वाला जो मामला है कि एजीआर ड्यूज माफ़ कर दिया जाए, इक्विटी को कन्वर्ट किया जाए। तो सर वोडाफोन आइडिया को कैसे देख रहे हैं सर आप? मैं जैसे पता है विवेक जी से भी हमने इस पे चर्चा करी थी, आज से मेरे ख्याल से 6 से 8 महीने पहले एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन ने रिपोर्ट डाली थी और उन्होंने भी इसमें दो सिनारियो दिए थे कि अगर एक प्ले आउट होता है तो स्टॉक 20 रुपए जा सकता है, दूसरा अगर सिनारियो नहीं प्ले आउट होता है तो ये स्टॉक नीचे 6, 6.5 जा सकता है। तब 12, 12.5 में भी मैंने यही बोला था कि ये ऐसे स्टॉक है जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए। करंट लेवल पर टेक्निकली स्टॉक ओवरसोल्ड है, तो 6 से 6.5, 6 रुपए के आसपास अगर आता है स्टॉक और उसमें फिर बाउंस बैक आता है तो यहाँ पर कोई बॉटम नहीं बन रहा है लॉन्ग टर्म न स्टॉक में, या कंपनी टर्न अराउंड हो रही है और लंबी अवधि के साथ स्टॉक स्टॉक मल्टीबैगर बन जाए, ऐसा नहीं होगा। इसमें शॉर्ट टर्म में तेजी आ सकती है, कंपनी कभी पैसा जुटा रही है, सरकार एजीआर ये न्यूज बनी रहेगी, न्यूज की वजह से गैप अप होगा, तेजी बनेगी और फिर निवेशक ट्रैप होगा। और अभी भी इसमें मेरे ख्याल से 14 से 16 रुपए जो पिछले साल की रैली आई थी, तब के भी निवेशक इसमें अभी भी फंसे हों, और सर वो अब मतलब एक शॉर्ट टर्म जो प्रॉफिट के लिए घुसता है वो लंबे अवधि के निवेशक बन जाते हैं। जी तो जी शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि स्टॉक में और गिरावट रह सकती है, 5 रुपए 80 पैसे 6 रुपए तक जा सकता है, तो इसको तो फिलहाल अवॉइड करें। हाँ, वहां पर अगर स्टॉक आता है तो हम फिर से देख सकते हैं, वो भी शॉर्ट टर्म का कॉल लेंगे, लंबी अवधि का इसमें कोई निवेश का नजरिया नहीं। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। दीपक गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनका सवाल है बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर और एल&टी फाइनेंस पर। दोनों शेयर पर ये लंबी अवधि के लिए नज़रिया आपसे जानना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा कौन सा है, प्लीज़ गाइड करिए। देखिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस फिलहाल साइडवेज है। मैं यहाँ पर इनको सजेस्ट करूंगा कि स्टॉक में आप 130 से 131 का ओवरहेड और रेजिस्टेंस है, अगर वो स्टॉक तोड़ता है तो उसमें 145 तक के तेजी देखने को मिल सकती है। पर उससे ज्यादा अच्छा मैं इनको एल&टी हाउसिंग फाइनेंस पे अगर नजरिया इनका लंबी अवधि का है, इनको सजेस्ट दूंगा कि अगर एल&टी हाउसिंग फाइनेंस आप देखें तो ज्यादा अच्छा है। स्टॉक में मेरे ख्याल से 168 से 170 के लेवल है, ये काफी शॉर्ट टर्म व्यू है, उस वो लेवल्स पे काफी अच्छा लगता है। अगर आपका नजरिया आने वाले 3 साल के लिए तो बिल्कुल आप एल&टी हाउसिंग फाइनेंस को यहाँ पर मैं प्रेफरेंस दूंगा। काफी अच्छा स्टॉक है, अच्छा आउट परफॉर्म भी करा है, फिलहाल हो सकता है कि रेंज में है, पर मुझे लगता है कि ये ज्यादा बेटर पिक रहेगी दोनों में से। ओके सर, नेक्स्ट शेखर शर्मा साहब के सवाल को लेते हैं। इनका सवाल है सीएमएस पर, और दूसरा सवाल है इनका फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस के शेयर पर। पूछ रहे हैं सर कि दोनों शेयर कहाँ तक जाएगा, व्यूज़ चाहिए। कैसा लग रहा है सर चार्ट्स पर? देखिए, मैं सीएमएस का शेयर प्राइस बता देता हूँ फिलहाल, सॉरी फर्स्ट सोर्स का बता देता हूँ। जी सर प्लीज़। तो देखिए, 377 आ रहा है, पर स्टॉक में अच्छी तेजी है, और एक जो बॉटम इसने अराउंड 317 से 320 के आसपास बनाया था, वो मेरे ख्याल से काफी अच्छा एक बॉटम है। स्टॉक में मोमेंटम अच्छा है, स्टॉक अपने जो उच्चतम स्तर है उसके पास ही ट्रेड कर रहा है, जो इसने जनवरी 2025 में आसपास इसने 400 का लेवल छुआ था, और स्टॉक अपने उच्चतम स्तर के 20% के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, अच्छी वॉल्यूम देखने को मिल रही है। तो मेरे ख्याल से दोनों सीएमएस और फर्स्ट सोर्स में अगर इनको निवेश करना भी है तो यहाँ पर मैं फर्स्ट सोर्स को प्रेफरेंस इसलिए दूंगा क्योंकि सीधी बात है, इसमें मोमेंटम अच्छा बना हुआ है, स्टॉक ऑल टाइम हाई गया, वहां से इसमें करेक्शन हुआ, तो एक 30% करेक्शन के बाद स्टॉक में वापस अच्छी तेजी देखने को मिली और अपने उच्चतम स्तर के पास है। तो फर्स्ट सोर्स यहाँ पर अच्छा है। स्टॉक में अगर आप नजरिया थोड़ा लंबा रखे, 340 से 350 तक का स्तर इसमें ऐसा है जहां पर अच्छा बॉटम फॉर्मेशन हुआ है। फर्स्ट सोर्स में मुझे लगता है वापस से ये ऑल टाइम हाई जो इसका 400 के ऊपर का लेवल वो टेस्ट करेगा, और फिर उसके ऊपर तो अनचार्टेड टेरिटरी है, तो और मेरे ख्याल से 10 से 15% तेजी जब भी ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट होता है तो वो तो देखने को मिलती है।
जी सर। नेक्स्ट व्यूअर हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनका सवाल है सुजलॉन पर सर, 59 रुपीज़ के भाव पर इनके पास 500 शेयर्स हैं। अब पूछ रहे हैं क्या करें सर, और इनका जो नज़रिया है सर वो अगस्त एंड तक का है, तो पूछ रहे हैं सर कि उसी टाइम हॉरिजन के हिसाब से व्यूज़ दीजिए। स्टॉक में शायद शॉर्ट टर्म में एक गिरावट देखने को मिल सकती है। कल परसों अच्छा खासा गैप था स्टॉक में, फिलहाल उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आप बोल सकते हैं हो रही है स्टॉक में, तो वो मेरे ख्याल से थोड़ी सी रह सकती है स्टॉक में वापस से हमको 64 से 65। अगर आपका नजरिया अगस्त तक का है तो जो ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो ऊपर में तो स्टॉक में 74 से 76 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एक स्टॉप लॉस लगाए तो 63 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, वहां पर 20 EMA है। पर ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता है स्टॉक में, ऑलरेडी तेजी तो कंसोलिडेशन हो रहा है। अब आपका नजरिया आने वाले 2 से 3 महीने में ही अगस्त में आप बोल रहे हैं कि आप इससे बाहर होना चाहते हैं, तो खैर वो थोड़ा सा टफ हो जाता है प्रेडिक्ट करना कि अगस्त तक के क्या होगा। पर मुझे लगता है कि आने वाले 3 से 6 महीने में स्टॉक में 74 से 76 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस इसमें 62 का। ओके सर। और सर नेक्स्ट स्टॉक है RVNL, 360 की खरीद है, उस भाव पर 55 शेयर्स हैं। इन पर भी राय लेना चाह रहे हैं आपसे। नहीं अच्छी इनकी बाइंग अच्छी 360। देखिए जब भी आपकी अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म है तो बिल्कुल आप प्रॉफिट बुक कर कर निकल सकते हैं, क्योंकि स्टॉक में अच्छी तेजी आ चुकी है। 440 से 445 का ऐसा लेवल है जहां पर बहुत सारे रेजिस्टेंस है, बिकवाली देखने को मिल सकती है। यहाँ पर एक 20 EMA का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 395 उसके नीचे जाता है तो आप बिल्कुल इसमें से निकल सकते हैं, और चाहे तो अभी भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जब तक का स्टॉक ऊपर में 430 और 440 का एक ऐसा जोन है जो क्लियर नहीं करता, उसके ऊपर क्लोज नहीं होता, तो हमको इसमें मोमेंटम अभी फिलहाल देखने को नहीं मिलेगा। जी सर। अगला स्टॉक है सर पंजाब एंड सिंध बैंक, 350 शेयर्स हैं, खरीद की भाव है 43। सर इस पर पूछ रहे हैं कि क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे सर। 43 की खरीदी है विशाल जी की, जी है सर। ना? जी। काफी देखिए ऊपर फंसे हैं। आज इसमें थोड़ा बहुत ट्रैक्शन है, पीएस बैंक्स में अगर हम देखें तो आज इसमें थोड़ा बहुत ट्रैक्शन था, पर स्टॉक ने वो भी अब फिल कर दिया और वापस से इसमें गिरावट देखने को मिली है। तो एक गैप भी है ऊपर, जहां तक कि मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें 29 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। स्टॉक में ऐसा कोई खास आउट परफॉर्मेंस नहीं देखा गया है। भले ही हम वो 2024 से बात करें, अच्छी रैली आई थी बिल्कुल, नो डाउट, पर वो रैली अब सस्टेन नहीं हो रही है। और स्टॉक ने अगर लॉन्ग टर्म में देखे 2014 2017 और 19 उसके बाद भी इसने अंडर परफॉर्म ही करा। तो शॉर्ट टर्म में इसमें अपवर्ड ट्रेंड बनता है, पर लॉन्ग टर्म में बियरिश है। अभी जो तेजी आ रही है शॉर्ट टर्म में, जो अपवर्ड ट्रेंड बन रहा है, इसका आप फायदा उठाइए, इस स्टॉक में से निकलने की कोशिश करिए। वापस से आपको 37 38 दिखे जिसमें आप बाहर हो सकते हैं। दूसरे हमने दूसरे स्टॉक्स की बात करी, वो काफी अच्छे हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक मुझे लगता है कि बियरिश ही रहेगा। जी सर। सर नेक्स्ट व्यूअर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं नीलिमा पटेल साहब। इनका सवाल है बैंक ऑफ इंडिया पर, सर शेयर का टारगेट प्राइस बताइए प्लीज़। ये टारगेट फिलहाल तो अगर मैं टेक्निकली बोलूँ तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का आप बोल सकते हैं कि बेस फॉर्मेशन करके इसने एक ब्रेकआउट दे रहा है। 121 का इसका नेकलाइन है, नीचे में 106, तो आप यहाँ से आप 121 में 16 से 17 रुपए और ऐड कर दीजिए। मेरे ख्याल से 136 के आसपास आपको टारगेट देखने को मिलेगा। नीचे में स्टॉप लॉस 116 रहेगा। ओके सर। राहुल वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं सर। इनका सवाल है अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयर पर, 500 शेयर्स हैं, खरीद का भाव है 190 का। अब पूछ रहे हैं सर कि इसको होल्ड करना चाहिए या बेच दें। नहीं, अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का है, देखिए तो यहाँ पर दो सिनारियो प्ले आउट होते हैं। पहला, अगर आप शॉर्ट टर्म का है तो आपको अच्छा मुनाफा हो रहा है, 196 रुपए आ रहा है, आप बुक कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक में एकदम तेजी आती है और साइडवेज हो जाता है। तो वो जो साइडवेज का जोन है, वो जो साइडवेज का कंसोलिडेशन है, अगर आप वो देख सकते हैं तो फिर होल्ड करिए। नीचे में 155 का स्टॉप लॉस है। लेकिन आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो यहाँ पर मुनाफा करके बाहर हो सकते हैं। ओके सर। विशाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं सर। इनका सवाल है इंडो फार्म इक्विपमेंट पर, पूछ रहे हैं सर चार्ट्स क्या कह रहा है, प्लीज़ बताइए। मेरी खरीद 189 की है। बहुत ऊपर में फंसे हैं विशाल जी, मतलब मेरे ख्याल से ये ऊपर में इतना लेवल आ जाए, पहली बात वो, और दूसरी बात वॉल्यूम, स्टॉक में वॉल्यूम रहता ही नहीं। और एक शॉर्ट टर्म में मेरे ख्याल से तेजी आई होगी इनको, और उसकी सूचना मिली होगी, ये इसमें बैठ गए होंगे। पर स्टॉक में जब तक कि 168 का लेवल
ब्रेक नहीं होता, मुझे नहीं लगता कि स्टॉक में और तेजी देखने को मिलेगी। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि स्टॉक सर्किट टू सर्किट, लो लिक्विडिटी और लो वॉल्यूम स्टॉक है। इजीली मैनिपुलेट आप बोल सकते हैं कि वॉल्यूम आती है तो हो सकता है और तेजी बन सकती है। तो इसमें से मैं ऐसे स्टॉक्स को तो बाय करने की भी सलाह नहीं देता हूँ। अगर आप फंसे हैं और आप एक अपनी लाइफ या आप बोल सकते हैं आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको बेहतर जगह लगाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें से एग्जिट की सलाह दूंगा आपको मैं। जी सर। सर नेक्स्ट स्टॉक है वेल्सपन लिविंग। खरीद का भाव है 142। प्लीज़ बताएं शॉर्ट टर्म में कैसा रहेगा सर? देखिए, शॉर्ट टर्म में इसमें जो तेजी बन रही थी वेल्सपन लिविंग में वो काफी कुछ आई थी और मेरे ख्याल से आप उसमें एक बार ट्रैप हो गए। और नीचे में 126 का स्टॉप लॉस दूंगा। अगर इसके नीचे जाता है तो स्टॉक में और एक गिरावट आ सकती है। फिलहाल स्टॉक बियरिश ग्रिप में है, तो नीचे जाने के यहाँ पर चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर, या फिर विपरीत हम बोले तो ऊपर जाने के। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में आप 126 का स्टॉप लॉस लगाए, ये ब्रेक हो तो बिल्कुल निकलिए, क्योंकि फिर इसमें और 112 से 110 तक की गिरावट हो सकती है। ओके सर। धीरज कुमार मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर। उनका सवाल है वोल्टास पर। 1277 की खरीद है, 500 शेयर्स हैं इनके पास। पूछ रहे हैं क्या करूं सर? 1277 की खरीद है ना जी विशाल जी? जी। और देखिए, एक तेजी बनी थी पर मुझे लगता है कि वोल्टास अभी एक कंसोलिडेशन में रहेगा नीचे में। मुझे लगता है कि 1200 के नीचे एक बार क्लोज हुआ तो इसमें और हमको वाली 915 से 900 तक के देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको एक ऑन सेफर साइड 1190 का स्टॉप लॉस दूंगा। अगर इसके नीचे स्टॉक क्लोज होता है तो आप बिल्कुल इसमें से एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें और गिरावट आ सकती है। और स्टॉक फिलहाल रेंज में है, जो इसने अच्छी खासी बुल रन देखी थी वो देख चुका है। वापस से इसमें हमको एक जो मार्केट में तेजी बनी है पर वो स्टॉक में हमको देखने को नहीं मिल रही, तो आप 1190 का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करें। ओके सर। रोहित सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर। कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी पर इनका सवाल है सर। शेयर को आप ट्रैक करते हैं? 865 शेयर्स हैं 18 के भाव पर। नहीं, मैं ट्रैक तो नहीं करता और मैं फिर पहली बार सुन भी रहा हूँ तो मैं जी। इसको अवॉइड करूंगा शायद। ओके सर। ओके। नेक्स्ट व्यूअर के सवाल पर चलते हैं सर। नेक्स्ट सवाल है विश्वजीत सरकार साहब का। सर SBI इन पर इनका सवाल है। 820 रुपये का कॉल है इनके पास, 20 रुपये 55 पैसे के भाव पर। क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए, पूछ रहे हैं आपसे सर। कौन सा स्टॉक है इनके पास? SBI का सर। 820 रुपये का एस बी कॉल आई है। SBI हाँ, SBI 820 का इनके पास कॉल कॉल। ऑप्शन जी है। सर। 20 रुपये 55 पैसे के आसपास। 20 रुपये 55 पैसे। देखिए, जैसे मैं अंडरलाइन को आपके लिए एनालिसिस कर देता हूँ। यहाँ पर आपने 820 का, पहली बात तो आउट ऑफ द मनी कॉल है, और दूसरी बात वो आउट ऑफ द मनी कॉल ऑलमोस्ट 1% भाव उसके नीचे ही है स्ट्राइक के। तो यहाँ पर आपको दूसरी चीज जो आपके अगेंस्ट है वो एक थीटा है। तो ये तीनों चीज जब हम देखें तो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगा अंडरलाइन में स्टॉप लॉस लगाए। अगर 806 स्टॉप लॉस, 806 अगर SBI कैश में स्पॉट में अगर तोड़ता है तो एक डबल टॉप का फॉर्मेशन हो सकता है और स्टॉक 779 770 तक के जा सकता है। जो एक चीज आपके फेवर में है वो है इवेंट। और मेरे ख्याल से काफी कुछ शायद आपने यही सोचा हो कि RBI का रेट कट हो, तो यहाँ पर एक इवेंट है। अगर स्टॉक 806 के ऊपर सस्टेन करता है तो वेल एंड गुड। हो सकता है कि इवेंट के पहले की थोड़ी बहुत वोलैटिलिटी और जो इसका एक बुलिश स्ट्रक्चर है फिलहाल, वो आपको मदद करे और आपको देखने को मिले कि ये ऊपर में 826 से 835 तक जा सकता है। पर उसके लिए मैं आपको 806 का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। अगर अंडरलाइन में ये भाव टूटता है तो आप आपका कॉल ऑप्शन की पोजीशन क्लोज कर सकते हैं। सर नेक्स्ट सवाल है किशन जी का। ये मणिपुर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। इनका सवाल है चंबल फर्टिलाइज़र पर सर। 60 शेयर्स इनके पास, खरीद का भाव है 587 और 3 महीने का इनका नज़रिया है सर। पूछ रहे हैं कि 3 महीने के व्यू पॉइंट से मुझे एडवाइस कीजिए कि कैसा रहेगा ये शेयर। चलिए, चंबल फर्टिलाइजर देखिए हमने पहले भी डिस्कस करा है। जब ये 460 से लेके 510 की रेंज में था उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया, अच्छी रैली भी आई है। अभी पिछले हफ्ते ही मैंने ये भी आपके चैनल के माध्यम से ये दर्शकों को बताया था कि चंबल फर्टिलाइजर में अगर बॉटम बनना चाहिए तो वो 530 से 550 के। और मेरे ख्याल से कल इसने जो एक कैंडल फॉर्मेशन करा है जिसका लो ऑलमोस्ट 544 है,
वो मेरे ख्याल से स्टॉक में शॉर्ट टर्म बॉटम फॉर्म हो चुका है। स्टॉक में यहाँ से अपवर्ड मोमेंटम ही, अगर कोई यहाँ पर निवेशक ऐसा है जिसको नजरिया आने वाले 3 से 6 महीने का है, तो रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है। 567 रुपए आ रहा है, 540 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऑलमोस्ट 5 से 6% का नीचे डाउन साइड है। अपसाइड में मुझे लगता है कि वापस से चंबल में 606 से लेके 660 रुपए तक की तेजी देखने को मिल सकती है।